नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज बात प्रादेशिक नहीं, आज बात राष्ट्रीय। लेकिन इस राष्ट्रीय बात में भी प्रदेश की एक बात छुपी हुई है। दोनों का बहुत जुड़ाव है। बात है देश में होने जा रही 8 राज्यसभा की सीटों के चुनाव की। इन 8 सीटों में 6 तमिलनाडु से हैं और 2 असम से हैं, इसीलिए यह राष्ट्र का मुद्दा है। लेकिन यह मामला उत्तर प्रदेश से भी जुड़ रहा है। तमिलनाडु पूर्वोत्तर होते हुए उत्तर में भी, उत्तर प्रदेश में भी एक नेता का नाम इन राज्यसभा चुनावों से जुड़ रहा है। आज की पूरी कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन 8 सीटों पर राज्यसभा के चुनावों में एनडी गठबंधन मजबूत हो रहा है, यानी कि इंडिया ब्लॉक मजबूत हो रहा है और बीजेपी के एनडीए को 2 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। ये 2 सीटें राज्यसभा में उसकी कम होने जा रही हैं और इन 2 सीटों के कम होने से भाजपा तिलमिलाई है। और इसी के चक्कर में जिस एक नेता को उत्तर प्रदेश से नाम लेकर के तमिलनाडु या असम से राज्यसभा भेजा जाना था, उनका नाम कैंसिल कर दिया गया है। उनकी जगह पर अब इंडिया गठबंधन में भी एक सेलिब्रिटी राज्यसभा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से एक सेलिब्रिटी के नाम पर ना हुई तो इंडिया ब्लॉक में एक सेलिब्रिटी है जो जा रहा है राज्यसभा। आज कहानी इन्हीं 2 सेलिब्रिटियों के इर्द गिर्द घूमती हुई, बावजूद इसके तमिलनाडु और असम में भी क्या राजनीतिक माहौल है आपको सुकून से बताएंगे। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, अब फ्लाइट शुरू होने जा रही है। असम में 2 और तमिलनाडु से 6 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में खत्म होने जा रहा है और इसी को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने द्विवार्षिक चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। 19 जून को चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना भी हो जाएगी। अब कौन कौन से वो सांसद हैं जो रिटायर हो रहे हैं? पहले असम के जिन 2 लोगों को रिटायर होना है उनका नाम आपको बता दें। उनमें पहला नाम है राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र प्रसाद वैश्य का, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, और उसके बाद बीजेपी के ही मिशन रंजन दास थे। इन दोनों का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो रहा है, इसलिए ये दोनों रिटायर हो रहे हैं। दोनों के रिटायरमेंट के बाद वहां पर चुनाव होने हैं। तमिलनाडु से कौन कौन रिटायर हो रहा है? 6 लोग रिटायर हो रहे हैं। सबसे पहला नाम है अंबुमणि रामदास का, जो पट्टाली मक्कल काची से सांसद थे। उसके बाद इंद्र चंद्रशेखरन का, जो एआईएडीएमके के सांसद थे। इसके बाद नाम आता है एम षणमुगम का, जो डीएमके के सांसद थे। फिर पी विल्सन, जो द्रमुक से सांसद थे। वाइको मरुमलाची द्रविड़ मुन्नेन कशडम से सांसद थे। और इसके अलावा भी तमाम जो 2 लोग और थे जो तमिलनाडु के राज्यसभा के सदस्य थे। इन सभी का कार्यकाल जो है वो 24 जुलाई को खत्म हो जा रहा है। पहले आपको राज्यसभा के इन चुनावों का शेड्यूल बता देते हैं। अधिसूचना 2 जून 2025 को जारी हुई। नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून है, यानी कि 9 जून तक नामांकन हो सकेगा। 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 जून तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 19 जून को वोटिंग होगी और फिर 5 बजे के बाद सेम डे काउंटिंग हो जाएगी। यह भी आपको जानना जरूरी है कि असल में शेड्यूल है क्या। अब जिन 8 राज्यसभा सीटों पर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान किया है, इन सीटों पर चुनाव से विपक्षी इंडिया गठबंधन की ताकत में 2 सीटों का इजाफा हो सकता है। 19 जून को होने वाले चुनाव में तमिलनाडु की 6 सीटों के लिए मतदान होने है, तो वहीं असम की 2 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। ये सीटें राज्यसभा सदस्यों के रिटायरमेंट के चलते खाली हुई हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। राज्यसभा में तमिलनाडु के 6 सांसद हैं, असम के 2 सांसद हैं। दोनों का ही कार्यकाल जून और जुलाई में खत्म हो रहा है। तमिलनाडु के जिन 6 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, उनमें 3 पर अब तक डीएमके के सांसद थे। इसके अलावा 3 सीटों पर पीएमके, एआईएडीएमके और एमडीएमके के मेंबर थे। फिलहाल तमिलनाडु में एक नया सियासी राजनीतिक माहौल बन रहा है। तमिलनाडु विधानसभा का जो समीकरण है ना, जो विधायकों की संख्या है, ये बात आपको पता होगी। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो भारत निर्वाचन आयोग कंडक्ट कराता है। ये वैसा वोट नहीं होता है कि आप भी अपने घर से जाएं और वोट देकर आएं और दिखाएं कि मैंने वोट किया। ऐसा नहीं होता है। इसमें विधायक वोट देते हैं। जिनको हम चुनकर विधानसभा भेजते हैं, वही लोग विधायक वोट देते हैं अपने राज्यसभा के सांसद के लिए। जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिनकी कहानियां आपने लगातार सुनी, जो समाजवादी पार्टी से बागी हो गए थे विधायक, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, यही विधायक होते हैं जो अपने ईमान से डोल जाते हैं। इसका डर बना रहता है। लेकिन
जो तमिलनाडु में विधानसभा का माहौल है और जो समीकरण है उसके हिसाब से डीएमके का नंबर 3 से नंबर 4 हो सकता है, यानी कि उसके राज्यसभा में 4 सांसद हो सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी हरी झंडी दे दी है और डीएमके को 1 सीट का इजाफा होने जा रहा है। ऐसा होने पर विपक्षी इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट और आ जाएगी और इस तरह असम के आंकड़ों को भी अगर हम आपको बताएं तो 1 सीट विपक्ष के खाते में, यानी कि कांग्रेस और वहां पर जो अलायंस है उनके साथ जा सकती है। जो रिटायर हो रहे हैं उनमें भाजपा और असम गण परिषद के सदस्य हैं, असम में जो लोग रिटायर हो रहे हैं। लेकिन विधानसभा का जो लिहाज है, जो असम में लिहाज है, उसके हिसाब से 1 भाजपा के खाते में जाएगी और 1 सीट पर कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और तमाम जो चीजें हैं वो बना सकती है। अब इसके बाद राज्यसभा में क्या कुछ बदल जाएगा ये भी समझिए। इस चुनाव के बाद राज्यसभा में विपक्ष की सीटें 91 हो जाएंगी, जो अभी तक 89 हैं। इसके अलावा एनडीए की सीटें जो फिलहाल 128 हैं वो कम होकर के 126 हो जाएंगी। इससे पहले हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में चुनाव हार के बाद विपक्ष के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि कई राज्यों में चुनावों में लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड इसमें इकलौता अपवाद है जहां पर उसकी जीत हुई, जहां झामुमो की लीडरशिप में विपक्षी गठबंधन की सरकार बनी है। इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को नुकसान हुआ। तो अब यहां से शुरू होती है उन 2 सेलिब्रिटियों की कहानी जिनको मैं आपको अपनी शुरुआत में बता रहा था कि 2 लोगों को जाना था राज्यसभा, एक जा रहे हैं, एक नहीं जा रहे हैं। यहां पहले हम उसका नाम बताते हैं जिन्हें जाना था और वो जा नहीं पा रहे। बीजेपी से उनका नाम था स्मृति ईरानी का। जी, बहुत बड़ा नाम था। 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी लगभग 355 दिनों के बाद अमेठी अपने पूर्व लोकसभा क्षेत्र पहुंची थी। क्यों पहुंची थी? अचानक से उनको अमेठी में क्या याद आ गया था? पिछले लगभग साल भर से तो वो गई नहीं। उनको इस बात का गुमान हो गया था कि वो बहुत बड़े लीडर हैं। लगातार 3 चुनाव उन्होंने वहां से लड़े, जीते भी, हारे भी। वो राहुल गांधी पर सीधे कटाक्ष करने लगी, उनके मुंह में जो आ रहा था वो कहने लगी, बहुत बड़ी नेता बन गई थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी छोड़िए, गांधी परिवार के एक अदने से, एक बहुत छोटे से कर्मचारी ने उनको चुनाव हरा दिया, किशोरी लाल शर्मा। यह स्मृति ईरानी के लिए हार से ज्यादा उनकी नाक कटने का बात थी कि उनको, जो राहुल गांधी के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, उनको कांग्रेस के छोटे से इंप्लॉय ने, एक छोटे से कार्यकर्ता ने हरा दिया। वो तो अपने आप को बहुत छोटा सा कहते हैं। इसके बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी और उत्तर प्रदेश से दूरी बना ली। बहुत सारी बातें चली कि स्मृति ईरानी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो नहीं बनाई गई। इसके बाद स्मृति ईरानी के नाम को लेकर के तमिलनाडु की जिन सीटें की चर्चा हो रही है उनमें उनको राज्यसभा भेजे जाने की बात चल रही थी, लेकिन स्मृति ईरानी को बीजेपी ने मना कर दिया। इसी के बाद स्मृति ईरानी वापस अमेठी अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंची थी और कह रही थी कि भैया दीदी वापस आ गई है। 355 दिनों के बाद दीदी वापस आ गई है। स्मृति ईरानी को बीजेपी राज्यसभा के चुनाव में नहीं भेजना चाहती। उन्होंने यह तय कर लिया कि आप लोकसभा चुनाव लड़कर आई थी, आपको टिकट दिया जाएगा, वो बात की बात है, आप अपने लोकसभा में मेहनत कीजिए। स्मृति ईरानी को यह लगने लगा था कि वो बहुत बड़ी लीडर हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। क्या आपको यह लगता है कि स्मृति ईरानी को बीजेपी कहीं से भी चुनाव लड़ा देगी या कहीं से भी भेज देगी? वो इतने बड़े कद की नेता हैं। लगातार बीजेपी भी अपने पिछले चुनावों में अपने घटते सांसदों और विधायकों की संख्या के बाद इस बात पर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई और इसीलिए दीदी अमेठी वापस आई थी। उनका टिकट नहीं हो पाया, मतलब वो तमिलनाडु से राज्यसभा नहीं जा रही, उनका मामला खत्म हुआ, तभी वो अमेठी आई थी। अब उस आदमी का नाम जो इस बार राज्यसभा जा रहा है, वो नाम है मशहूर तमिल एक्टर कमल हासन का। जी, कमल हासन डीएमके के साथ हाथ मिलाकर इस बार राज्यसभा के मैदान पर आपको नजर आएंगे। डीएमके से साल 2024 लोकसभा चुनाव में हाथ मिलाने के बाद कमल हासन को लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने या चुनाव के बाद राज्यसभा सीट के ऑफर को दिया गया था। एमके स्टालिन भी कमल हासन को अपने साथ क्यों लेना चाहते हैं, यह बात हम आपको समझाएंगे। यह बात समझनी बहुत जरूरी है, लेकिन यह बात जानिए कि कमल हासन अपनी पार्टी को डीएमके के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और वो अपनी पार्टी के बैनर पर राज्यसभा जाएंगे। डीएम को उनके अपने खाते से भेजेगी, मतलब 6 सीटों में 3 सीटों में जो डीएमके के पास है उनमें 1 सीट कमल हासन को रिजर्व कर दी गई है और वो इससे राज्यसभा जाएंगे।
अब कमल हासन पर क्यों एमके स्टालिन इतने मेहरबान हैं? डीएमके के जो चीफ हैं, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो क्यों इतने मेहरबान हैं, ये भी आप समझिए। कमल हासन के पास अपना एक स्टारडम है। तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, बहुत सारी भाषाओं में कमल हासन फिल्में कर चुके हैं। उनका एक बड़ा इंटरनेशनली कैनवास है, लोग उनको भली भांति जानते हैं। कमल हासन के पास अपना एक स्टारडम है और वो बीजेपी के खिलाफ अपनी पॉलिटिकल लड़ाई को लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर कमल हासन या उनकी पार्टी डीएमके के साथ जाती है तो तमिलनाडु की सियासत बदली जा सकती है। हाल के हुए कई चुनावों में कमल हासन ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत भले ना पाए हो, लेकिन फिर भी उन्होंने डीएमके को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। अगर डीएमके उनको अपने साथ ले लेते हैं तो राजनीतिक तौर पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा और ये दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा। कमल हासन ने किन किन चुनाव में पार्टिसिपेट किया, ये भी समझिए। 21 फरवरी 2018 को कमल हासन ने अपनी राजनीतिक पार्टी मक्कल निधि मय्यम यानी कि एमएनएम की स्थापना की। इसके बाद कमल हासन की पार्टी ने 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा। एमएनएम ने तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर और एक पुडुचेरी की सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा। भले उसको कोई जीत ना मिली हो, भले वो का कोई कैंडिडेट जीत ना पाया हो, लेकिन एमएनएम ने शहरी क्षेत्रों खास करके चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई में ठीक ठाक वोट शेयर प्राप्त किया था। इसके बाद साल 2021 के तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में कमल हासन ने एक बार फिर से ताल ठोकी। कमल हासन ने खुद कोयंबटूर साउथ की सीट से चुनाव लड़ा। वो महज बहुत कम सीट वोटों के मार्जिन से हारे, बहुत 100-200-400 वोटों के से हारे थे। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के वानाथी श्रीनिवासन चुनावी मैदान में थे। हालांकि उस विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी एमएनएम को पूरे राज्य में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी जिन मतदाताओं को रिझाने का काम कर रही थी वो कहीं ना कहीं डीएमके के लिए भी मुसीबत थे। मतदाता डीएमके से दूर जा रहे थे। ऐसे में एमके स्टालिन ने बहुत दूर की गोटी सेट की है। लगभग साल 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होंगे। अगर कमल हासन को वो अभी से अपने साथ रखते हैं, उनके स्टारडम को अपने साथ रखते हैं, तो फिर एमके स्टालिन को 2026 के विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। अच्छा, कमल हासन क्यों एमके स्टालिन के लिए फ्रूटफुल हैं? कमल हासन बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ खुलकर मुखालफत करते हैं। वो कई बार टीवी चैनलों की डिबेट, उनके कॉन्क्लेव में जाकर दिखते रहे हैं। वो गांधीवादी राजनीति की बात करते हैं। उन्होंने अपने चुनावों में भी इस तमाम बातों को कहा था। और जैसा मैंने आपको बताया कि अप्रैल महीने में 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगर ऐसे में दोनों साथ आते हैं तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का जो गठबंधन है, यानी कि वहां पर तमिलनाडु में बीजेपी के अलायंस में, यानी कि एनडीए में एआईएडीएमके है जयललिता वाला, और दूसरी तरफ है एमके स्टालिन डीएमके करुणानिधि वाला। तो अब ऐसे में डीएमके कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है तमिलनाडु में, लेकिन अगर डीएमके, कांग्रेस और कमल हासन की पार्टी एक साथ आ जाते हैं तो वो लोग एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन को मजबूत चुनौती दे देंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, अब वो भी तमाम चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज और तमाम चीजों के साथ सैक्रिफाइस करके राजनीतिक तौर पर मजबूत हो लेना चाहती है। इसका एक बड़ा उदाहरण बिहार में मिला है। दिल्ली में कांग्रेस ने जो गलती की, उसका बिहार में उसने पूरी तरीके से जो है पश्चाताप किया है। राजद को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये कई मामलों में बहुत फ्रूटफुल है। आप अलग लड़ेंगे, कुछ नहीं जीत पाएंगे, दूसरे का भी नुकसान करेंगे, उससे बेहतर है आप मिलकर लड़िए, भले कम सीटें जीत पाइए, सरकार भी आपकी बनेगी। अब इस कहानी के दूसरे हिस्से में आपको लिए चलते हैं। तमिलनाडु के अलावा जिन दो सीटों पर चुनाव हो रहा है वो असम में है। असम भी इस बार बड़ा खास है क्योंकि साल 2025 में वहां पर भी विधानसभा का चुनाव होना है। और इस बार कांग्रेस, जो पहले वाली गलती थी ना, मौजूदा जो सीएम है उनको लेकर के जो गलती कांग्रेस ने की थी, वो अब गलती वहां पर नहीं कर रही है। कांग्रेस अपने आप को असम में मजबूत कर रही है, सारे घोड़े खोल दिए हैं। और इसका पहला उदाहरण मिला है गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष का बनाया जाना। गौरव गोगोई को कांग्रेस ने असम में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। भले असम के चुनाव में अभी वक्त हो, साल 2025 में वहां पर चुनाव हो विधानसभा का, और राज्यसभा चुनावों से पहले गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया हो, और वो भी तब जब मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा लगातार उन पर एग्रेसिव हैं, लगातार बहुत सारी बातें उनके लिए कहते हैं। हेमंत विश्व शर्मा को पहले आपको बता दूं, ये भी कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। कांग्रेस ने पिछले चुनावों में एक बड़ी गलती की थी सीएम कैंडिडेट को लेकर के, जिसके बाद हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दिया और वो भाजपा में आ गए। भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, बनी बनाई सरकारें डिमोलिश हो गई, कांग्रेस का पूरा संगठन खत्म हो गया। कांग्रेस अब इन तमाम चीजों से सीख ले रही है और इसी का नतीजा है
कि इस बार गौरव गोगोई को मजबूती के साथ उतारा जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ। हेमंत विश्व शर्मा ने भाजपा के तौर पर अभी हाल ही के दिनों में गौरव गोगोई की पत्नी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों और कांग्रेस के सांसद के पाकिस्तानी दौरे को लेकर के लगातार हमले किए थे। गौरव गोगोई को लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता के तौर पर कांग्रेस ने रिप्रेजेंट किया और अभी आपको याद होगा जो वक्फ का अमेंडमेंट बिल चल रहा था उसमें गौरव गोगोई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, कांग्रेस की तरफ से उनको रिप्रेजेंट किया था। तो एक साल पहले ये जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मजबूती का काम करेगी। गौरव गोगोई कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत तरुण गोगोई के बेटे हैं। उनका भी अपना एक राजनीतिक कद है, एक राजनीतिक वजूद है। और आप अगर यहां से राज्यसभा की सीटों के गणित को समझेंगे तो 126 सीटें यहां की विधानसभा में हैं, 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर एक सीट के लिए 43 वोट की जरूरत होगी। तो अब इसके लिए कैसे तमाम चीजों की गुणागणित होगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो एक बार फिर से कहानी के उसी पहले चैप्टर पर लौटते हैं, स्मृति ईरानी और कमल हासन का जिक्र करते हैं। स्मृति ईरानी को लोकसभा के 2024 के चुनावों के बाद इस बात का एहसास हो गया था, इस बात को उनको लगने लगा था कि बीजेपी की वो बड़ी कद की नेता है और भाजपा उन्हें कहीं ना कहीं से चुनावी मैदान में ना उतारे तो राज्यसभा भेज ही देगी। बड़ा फिल्मी अंदाज में वो बोलती भी हैं। इस बार भी जब आई थी अभी अमेठी तो कहने लगी कि बहन का भाइयों ने ध्यान नहीं रखा, मेरा तो घर यहीं पर था, ये बात वो बात, बहुत सारी वो अदाकारा है ना, सेलिब्रिटी है ना, हीरोइन रही है ना, तो वो उनके पास डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। और राज्यसभा में भी चूड़ियां भेजना और दुनियादारी आपको याद ही होगा पहले की सरकारों में वो किया करती थी। तो अब उनको ये लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं से तो उनको कुछ सिस्टम बने, कहीं से तो वो दहाड़े कोई बाइट ही नहीं हो पा रही थी, कहीं वो चल ही नहीं रही थी टीवी पे। ये भी एक नेताओं के लिए बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। बड़े कद के नेता जब उनको कोई सुने ना, कोई देखे ना, तो वो आपसी घुटन में आ जाते हैं। खैर, तमिलनाडु से उनका नाम चल रहा था, नहीं भेजी गई, वापस अमेठी में अपने लोकसभा क्षेत्र में काम कर रही हैं। कमल हासन राज्यसभा जा रहे हैं, ये बात क्लियर कट हो गया। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमल हासन का राज्यसभा जाना, स्मृति ईरानी का ना जाना, क्या फायदा क्या नुकसान होगा और इन तमाम चीजों से उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा? इंडिया ब्लॉक अगर साउथ में मजबूत होगा तो क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी इंडिया ब्लॉक की मजबूती के कोई आसार दिखेंगे, कोई मजबूत दिखेगी? हालांकि अखिलेश यादव लगातार इंडिया गठबंधन की बात करते रहते हैं, वो कहते रहते हैं कि इंडिया गठबंधन में ही चुनाव होगा। कांग्रेस की तरफ से भले रह रहकर इस बात को विरोध के सुर में कहा जाता हो, इमरान मसूद सांसद हैं, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग बार बार कहते रहते हैं कि नहीं नहीं हम अपना चुनाव देखेंगे, तुम अपना चुनाव देखो। हालांकि आलाकमान ने इस पर अभी कोई बात नहीं कही है और ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। खैर, इसका नतीजा क्या होगा ये आपको बताइएगा। लेकिन राज्यसभा के 8 सीटों के चुनाव बड़े मजेदार होने जा रहे हैं। साउथ में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।